शुरुआत करते हैं सबसे पहले फोकस से। फिक्र का फोकस, पहला फोकस पीओके पर। आज पाकिस्तान आजादी दिवस मना रहा है। ऐसे मौके पर पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अब शब्दों का तूफान आ चुका है। वहां पर सेना के सताए लोग नारे लगा रहे हैं। अमेरिका ने टुकड़ों पर पाले वर्दी वाले, वर्दी वाले, ये नारे लग रहे हैं वहां पर। दूसरा फोकस अलास्का की मुलाकात पर है। ट्रंप पुतिन महामुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने मीटिंग से पहले ही पुतिन को बड़ी धमकी दे दी है। फिक्र यह है कि अलास्का में क्या कोई संधि हो भी पाएगी या फिर इस धमकी के कारण युद्ध में सर्वनाश होगा। इसके अलावा फिक्र आपकी में पहला वायरल वीडियो किश्तवाड़ का है। उत्तराखंड में धराली के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है क्योंकि दूर दराज का इलाका है। वहां पर चीजें, इंफॉर्मेशन, रेस्क्यू सब कुछ पहुंचने में वक्त लग रहा है। हालांकि हमारी टीम्स वहां पर पहुंच चुकी हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। दूसरा वीडियो चीन से वायरल है। चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली सुपर कंडक्टिंग मैग्लेव ट्रेन का ट्रायल किया है। दावा यह है कि यह हाई स्पीड रेल बीजिंग से शंघाई की 1200 किलोमीटर की लंबी दूरी सिर्फ 2.5 घंटे में तय कर लेगी। फिक्र की 2 फाइलें भी तैयार हैं। पहली फाइल टैरिफ युद्ध के बीच भारत चीन संबंधों की खुलेगी, जिसमें नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। ट्रंप को भारत चीन संबंधों की इस नई फाइल से बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिक्र की दूसरी फाइल एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की खुलेगी। उन पर लोन के नाम पर ठगी के आरोप लग रहे हैं। पति राज कुंद्रा के साथ 60 करोड़ के फ्रॉड में अब मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। शिल्पा शेट्टी का संकट बढ़ने वाला। फिक्र आपकी की शुरुआत उस विस्फोटक खबर से जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से आई है, जहां पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अब शब्दों की हवा चल रही है। अमेरिका के चापलूस जनरल मुनीर के खिलाफ गालियों का तूफान है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर पीओके अपनी आजादी मांग रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गुस्से की ज्वाला किस कदर फूटी है, पहले आप ये देखिए। इस सब के बीच में पीओके में लग रहे ये नारे, ये वीडियो पाकिस्तान के लिए बेहद शर्मनाक है। 14 अगस्त पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है, लेकिन पीओके से आए इन वीडियोस को देखकर साफ लग रहा है कि वहां के लोग खुले आसमान के नीचे एक जेल में जी रहे हैं। पाकिस्तान की जो हालत है, लोगों के प्रति उसका जो व्यवहार है, उससे आवाम में जबरदस्त आक्रोश है। वहां के लोग आजादी के लिए तड़प रहे हैं, सड़कों पर विद्रोह कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का बहिष्कार कर रहे हैं। वहां क्रांति की मशाल लेकर लोग निकल पड़े हैं। अमेरिका और यूरोप में जाकर ज्ञान देने वाले असीम मुनीर को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। वैसे असीम मुनीर के खिलाफ विद्रोह की हवा गिलगित बाल्टिस्तान में भी तेज हो गई है। वहां से इस विद्रोह के कुछ वीडियो सबूत भी आए हैं। ये तस्वीरें पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान की है। वहां तो पुलिस वालों ने ही बगावत कर दी है। वर्दी में ही वो रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने 60 से ज्यादा पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन गुस्से की आग नहीं थमी है। कारोबारियों का धरना प्रदर्शन अलग से चल रहा है। पीओके में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन और आंदोलन का इतिहास है। वहां लोगों को न ठीक से बिजली मिलती है, न पानी, रोजगार नहीं है। वहां महंगाई की मार है, लोग गायब कर दिए जाते हैं। मुनीर के फौजी उन्हें बूटों तले रौंदते हैं। पाकिस्तान की इस दमनकारी नीति के खिलाफ पिछले कई वर्षों से पीओके में आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। नर्क जैसी हालत का जिक्र खुद पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पीओके के लोग स्वयं ही डिमांड करेंगे कि हमको भारत में मर्ज कर दिया जाए, और पाकिस्तान मजबूर होगा। पाकिस्तान के कंसेंट की जरूरत भी पीओके को नहीं रहेगी। वैसे पाकिस्तान को एक बात नोट कर लेनी चाहिए, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वहां के लोगों में भारत से मिलने की छटपटाहट साफ दिख रही है। इस्लामाबाद भी जानता है कि चाहे वो कितना भी जुल्म कर लें या आवाज को कुचल दें, आज नहीं तो कल ये हिस्सा हिंदुस्तान का होकर रहेगा। भारत ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी पीओके की 24 विधानसभा सीटें खाली रखी। जाहिर है जिस दिन ये हमारा हिस्सा होगा उस दिन चुनाव भी करवाने होंगे, इसीलिए एडवांस में तैयारी की जा चुकी है। आज सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के कई शहरों से आई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस किसी राष्ट्र की आजादी, बलिदान और इतिहास का प्रतीक होता है, जो उस देश के लोगों के लिए भावनात्मक और राष्ट्रीय महत्व रखता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार कर दिया। पाकिस्तान के बाजौर में लोगों ने इस दिन काले झंडे लहराते हुए विरोध किया। हर देश का स्वतंत्रता दिवस उनके संघर्ष,
शहीदों और गौरव की कहानी को दर्शाता है, लेकिन पाकिस्तान के पास इस पर फख्र करने के लिए शायद कुछ ऐसा है ही नहीं सिवाय खोखली धमकियों के। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान से धमकियों वाले कई वीडियो आए जिस पर आज भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सख्त लहजे में वार्निंग दी है कि पाकिस्तान को अपनी बयानबाजी पर संयम रखना होगा, वरना किसी भी दुस्साहस के दर्दनाक परिणाम होंगे, जैसा कि हाल ही में देखने को मिला। We have seen reports regarding a continuing pattern of reckless, warmongering and hateful comments from Pakistani leadership against India. It is well known the known modus operandi of the Pakistani leadership to whip up anti-India rhetoric time and again to hide their own failures. Pakistan would be well advised to temper its rhetoric, as any misadventure will have painful consequences, as was demonstrated recently. यानी भारत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार के तौर पर याद किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हर हमले को नाकाम कर दिया। और अभी भी भारत अपनी सैन्य तैयारियों में लगातार इजाफा कर रहा है। इस महीने के आखिर तक भारतीय सेना में 5 भैरव बटालियन, 5 दिव्यास्त्र बैटरी, 3 शक्तिमान रेजिमेंट के साथ ही हर इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून बन जाएगी। यानी ऑपरेशन सिंदूर से काफी पहले भारत ने यह तैयारियां कर ली थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अब याद आया है कि आखिर भारत का मुकाबला कैसे किया जाए, इसीलिए अब शहबाज शरीफ को ऑपरेशन सिंदूर में धुलाई के बाद रॉकेट फोर्स बनाने की याद आई है। पहले शहबाज शरीफ का यह बयान सुनते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर भारत के ब्रह्मास्त्र के सामने पाकिस्तान की रॉकेट फोर्स कहां टिकती है। यानी पाकिस्तान ने चीन की नकल करते हुए रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ ने इस दौरान भारत का नाम भी लिया। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की इस नई फोर्स को बनाने का मकसद भारत के सामने नई चुनौती खड़ा करना है, और यह भी कि भारत के कितने खौफ में जीते हैं। पाकिस्तान की इस रॉकेट फोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। पाकिस्तान अब चीन की तरह आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना रहा है। ये रॉकेट फोर्स सीधे आर्मी चीफ को रिपोर्ट करेगी। इस रॉकेट फोर्स में फतेह, बाबर और शाहीन मिसाइलों को शामिल किया गया है। इनमें से कई मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। इसमें मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। इस रॉकेट फोर्स से पाकिस्तान भारत के मजबूत एयर डिफेंस को भेदने में का ख्वाब रखता है। किसी भी देश की रॉकेट फोर्स में न सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को दूर से निशाना बनाने वाले हथियार होते हैं, बल्कि उसकी ओर से आने वाली मिसाइलों से सुरक्षा करते हैं। भारत के सुदर्शन चक्र S-400 से घबराए पाकिस्तान इसकी काट ढूंढ रहा है, जिसके लिए वो रॉकेट फोर्स तैयार कर रहा है। वही ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल के हमले ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर दिया था। इतना ही नहीं, भारत के पास प्रलय और पिनाका जैसे एडवांस रॉकेट और मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पाकिस्तान लगातार अपना इतिहास भूल रहा है। ये वो मुल्क है जिसके पास सबसे पहले सबमरीन आई थी, लेकिन वो डूब गई। ये वो मुल्क है जिसके पास पेटेंट टैंक था, जो कि भारत ने नाकाम कर दिया। ये वो मुल्क है जिसके पास पहले F-16 आया, भारत के आगे कोई कारगर नहीं था। इतिहास भूल रहा है पाकिस्तान। मैन बिहाइंड द मशीन बहुत मायने रखता है। खैर, भारत अपनी सेना को लगातार शक्तिशाली बना रहा है। इस बीच इंडियन आर्मी को इस महीने के आखिर तक कई बटालियन मिलने जा रही हैं। इसमें पहला नाम है भैरव बटालियन का। हमने आपको एक ब्रीफ सिनॉप्सिस दिखाया था, अब डिटेल देखिए। भैरव का अर्थ है देखने में भयंकर, लेकिन भय से रक्षा भी करता है। यह भगवान शिव का उग्र रूप है। शैव परंपरा में भैरव को काल का स्वामी और रक्षक देवता माना जाता है, जो अन्याय और अधर्म का नाश करते हैं। देखिए भैरव बटालियन कैसे दुश्मन पर प्रहार के लिए तैयार है। यह लाइट कमांडो बटालियन है, जो छोटी और ज्यादा घातक है। ये दुश्मन पर सरप्राइज अटैक करने में माहिर है। इसे स्पेशल टास्क पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसमें भारी हथियार नहीं होंगे, बल्कि इसे स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन में महारत हासिल है। यह हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन बेहद आसानी से कर सकेगी। ये स्पेशल फोर्सेस और इन्फेंट्री के बीच ब्रिज का काम करेगी। इस महीने के आखिर तक ऐसी 5 बटालियन तैयार होकर सेना में शामिल हो जाएंगी। अब भारतीय सेना में शामिल होने जा रही शक्ति बाण बटालियन की बात करते हैं। यह बटालियन अपने नाम के ही अनुरूप है, जो पल भर में दुश्मन के प्राण हर लेगी। शक्ति बाण बटालियन को आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए बनाया गया है।
सामान्य रेजिमेंट में 18 तोपें होती हैं, लेकिन शक्तिबाण में 2 बड़ी बैटरियां होंगी जिनमें ज्यादा संख्या में तोपें होंगी। इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल होगा। ये 40 से 50 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर वार कर सकती है। रेजिमेंट दिन रात लगातार ऑपरेशन कर सकती है। ये रेजिमेंट तेजी से अपनी लोकेशन बदलने में भी माहिर है। ये दुश्मन की चौकियां, रेडार, मिसाइल सिस्टम को पल भर में उड़ा देगी। शुरुआत में शक्तिबाण रेजिमेंट को पश्चिमी मोर्चे यानी पाकिस्तान की सीमा पर लगाया जाएगा। बाद में इसे पूर्वी मोर्चे यानी चीन सीमा और देश के अन्य रणनीतिक इलाकों में तैनात किया जाएगा। सेना के शौर्य में 4 चांद लगाने के लिए अब रुद्र ब्रिगेड भी शामिल होने जा रही है। हर रुद्र ब्रिगेड की संरचना उसके ऑपरेशन रोल के आधार पर अलग अलग तरीके से होगी। इसमें आर्मर्ड यूनिट होगी जिसमें सेना के जवान, टैंक और भारी हथियार शामिल होंगे। इसमें इन्फेंट्री यानी पैदल सेना होगी जो जमीन पर दुश्मन पर टूट पड़ेगी। इसमें मैकनाइज इन्फेंट्री होगी जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों के साथ सैनिक होंगे। इसमें आर्टिलरी यूनिट होगी यानी ये तोपखानों से दूर से हमले में माहिर है। इसमें अलग से स्पेशल ब्रिगेड भी होगी जिसमें खास मिशन के लिए ट्रेनिंग ले चुके सैनिक होंगे। इसमें ड्रोन ब्रिगेड भी होगी जिसमें बिना पायलट वाले हवाई हथियार शामिल होंगे। रुद्र के अलावा भारत का रुद्रास भी तैयार है। यह भारतीय सेना की हाइब्रिड यूनिट है। इसमें आर्टिलरी गन, लॉइटरिंग म्यूनिशन और ड्रोन होंगे। ये दुश्मन पर तेज हमलों के लक्ष्य के साथ बनाई गई है। यानी हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी भी रॉकेट फोर्स क्यों ना बना ले, वो भारतीय सेना की वीरता, रणनीतिक कुशलता और आधुनिक युद्ध क्षमताओं के आगे बहुत बौना है। ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तान की हिमाकत उसका वजूद भी मिटा सकती है। अब बात करते हैं ग्लोबल फिक्र की और खासकर उस मुलाकात की जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ये चैनल आपको नॉन स्टॉप 72 घंटे की कवरेज दिखा रहा है। इस पर मिस मत करिए, एक एक डिटेल हमारे पास है। कल 15 अगस्त है। रूस यूक्रेन युद्ध में यह सबसे खास दिन होने वाला है क्योंकि कल अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मच अवेटेड 1-to-1 टॉक होने वाली है। आखिरी बार डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात फिनलैंड में 2018 में हुई थी। आखिरी बार अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और पुतिन की मुलाकात 2021 में हुई थी। सोचिए कितना वक्त बीत चुका है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी के अनुसार ट्रंप और पुतिन मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि होमवर्क किया जा चुका है, जॉइंट स्टेटमेंट भी तैयार किया जा रहा है। यानी चीजें इन दोनों के लिहाज से पटरी पर हैं। इन दोनों के लिहाज से तीसरा कौन, वो केविएट है। ट्रंप के साथ मीटिंग करने के लिए पुतिन मॉस्को से उड़ान भी भर चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका रवाना होने से पहले अपने डेलीगेशन के सभी सदस्यों से बातचीत की। ट्रंप से मुलाकात को लेकर खास रणनीति बताई। पुतिन ने इस दौरान सभी को चौंकाते हुए ट्रंप की प्रशंसा की है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अमेरिकी प्रशासन गंभीर प्रयास कर रहा है। मौजूदा अमेरिकी सरकार चाहती है कि अमेरिका और यूरोप के साथ रूस के संबंध अच्छे बने और दुनिया में शांति हो। अगले चरण में हम विध्वंसक हथियारों के नियंत्रण पर चर्चा कर सकते हैं। इस संबंध में अमेरिका के साथ रूस का एक महत्वपूर्ण समझौता हो, यह हमारा अगला लक्ष्य है। सोचिए, क्या जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर और मिखेल गर्बाचेव वाला इतिहास ये दोनों दोहराने वाले हैं? सोचिए, कोल्ड वॉर खत्म किया था इन दोनों ने। आगे बढ़ने से पहले ट्रंप को खुश करने वाला पुतिन का यह बड़ा बयान आपको देखना चाहिए। पुतिन ने आज जो कुछ भी कहा उससे रूस अमेरिका के कड़वाहट भरे रिश्तों में फील गुड जैसा एहसास हो रहा है। पुतिन के इस ताजा बयान से यूक्रेन को जोर का झटका लग सकता है। ट्रंप पुतिन मिलेंगे तब माहौल कैसा होगा, इस पर सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। ट्रंप पुतिन की नई नई दोस्ती और अलास्का में मुलाकात पर दिलचस्प एआई वीडियो आया है। क्या वाकई ट्रंप और पुतिन में बात बन जाएगी, संधि से शांति का रास्ता निकल जाएगा, या फिर इस बैठक से माहौल और ज्यादा बिगड़ेगा, यूक्रेन युद्ध में सर्वनाश होगा? तो यकीन मानिए, शांति को लेकर दोनों ही तरफ से प्रयास भले ही किए जा रहे हों, लेकिन ये दावे अभी हवा हवाई हैं। पुतिन को ट्रंप की नई धमकी के बाद माहौल खुशनुमा रहने वाला है, इसके भी चांसेस बहुत कम है। पुतिन से मुलाकात के पहले ट्रंप ने कल तीखे सवालों का सामना किया। इस दौरान उनसे पूछा गया कि अगर रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए पुतिन राजी नहीं हुए तब अमेरिका क्या करेगा। ट्रंप ने इसके जवाब में रूस को चेतावनी दी। कहा, रूस फिर से
फिर गंभीर नतीजे भुगतेगा। पुतिन की असहमति के भीषण अंजाम होंगे। पुतिन को ट्रंप की ये सबसे बड़ी धमकी, आप ही सुनिए। ट्रंप की यह धमकी सुनकर लगता है कि उन्हें पुतिन के वादों और इरादों पर भरोसा नहीं है। ट्रंप को डर है कि पुतिन अपनी शर्तों से अमेरिका को कहीं 440 वोल्ट का झटका ना दे दे। ये शर्तें ऐसी हो सकती हैं जिस पर अमेरिका का राजी हो पाना नामुमकिन हो सकता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस ने कल ही पुतिन ट्रंप की मुलाकात पर एक गंभीर स्टेटमेंट जारी किया है। रूस ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन युद्ध को समाप्त करने को लेकर पिछले वर्ष ही अपनी शर्तें सामने रख चुके हैं। इनमें यूक्रेन के प्रमुख इलाकों से यूक्रेनी सेनाओं की पूरी तरह से वापसी शामिल है। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का सपना भी त्यागना होगा। पुतिन की इन महत्वपूर्ण शर्तों को फिक्र के एक्सरे से देखें तो एक बात साफ पता चलती है कि रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, अब रूस उन इलाकों को वापस यूक्रेन को नहीं देने वाला है। रूस डोनबास पर विशेष तौर पर अड़ा हुआ है, जबकि जेलेंस्की ने कल ही ट्रंप को तेवर दिखाते हुए साफ साफ 6 शर्तें रख दी हैं। पॉलिटिको में छवि खबर के अनुसार जेलेंस्की ने पहली शर्त यह रखी है कि यूक्रेन किसी भी हाल में डोनबास को नहीं छोड़ेगा। डोनबास लुहांस्क और डोनेट्स्क का कुल क्षेत्रफल माना जाता है, जहां रूस का पहले ही 90% इलाकों पर कब्जा हो चुका है। दूसरी शर्त यह रखी है कि यूक्रेन में युद्ध से हुए नुकसान के लिए रूस को $1 ट्रिलियन की क्षतिपूर्ति रकम चुकानी होगी। यूक्रेन को पूर्ण सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को जारी रखना होगा। युद्ध बंदियों के साथ रूस को 20,000 बच्चों को वापस करना होगा और एक बार सीजफायर होने के बाद रूस यूक्रेन पर दोबारा हमला नहीं करेगा। जेलेंस्की ने ये 6 शर्तें यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के वर्चुअल समिट में रखी हैं, जिसमें ट्रंप भी शामिल हुए थे। जेलेंस्की इस बैठक को अटेंड करने के लिए कल बर्न में थे। आज अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वो ब्रिटेन भी पहुंचे हैं। पुतिन ट्रंप मुलाकात से पहले जेलेंस्की लंदन में पीएम कीर स्टारमर से मिल रहे हैं। वो अपनी इस शर्त पर ब्रिटेन को राजी करने में लगे हैं। वहीं यूरोप गुट में शामिल एक और देश जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने जेलेंस्की की हां में हां मिलाई। उन्होंने यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा है कि यूरोप रूस को यूक्रेन की थोड़ी भी जमीन को देने के सख्त खिलाफ है। रूस हिंसा के जरिए बॉर्डर बदलना चाहता है, यूरोप ऐसा नहीं होने देगा। यानी कल जब ट्रंप और पुतिन के सामने बैठेंगे तब उनके दिमाग में ये बातें घूम रही होंगी। उनके लिए यूरोप को दरकिनार करना आसान नहीं होगा। बिना यूक्रेन की मंजूरी के पुतिन से कोई भी बड़ी डील करना मुश्किल होगा। ऐसी खबरें कि अलास्का में ट्रंप पुतिन को बड़ा ऑफर दे सकते हैं। यूक्रेन में शांति के बदले रूस को आर्थिक रियायत मिल सकती है। अलास्का में ट्रंप पुतिन से मिनरल डील कर सकते हैं। रूस के विमान उद्योग से प्रतिबंध हटा सकते हैं। इस बातचीत से पहले द टेलीग्राफ ने यह बड़ा दावा किया है, लेकिन ट्रंप पुतिन में कोई ठोस बात बनेगी, इसके आसार वॉर जोन से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, कल ट्रंप और पुतिन मिलने वाले हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले ही दिखाई देने चाहिए। उससे पहले रूस यूक्रेन में युद्ध अभी भी नहीं रुक रहा है। रूस के रोस्टोव में यूक्रेन ने लगातार चौथे दिन बड़ा हमला कर दिया है। रूस के अंदर पहली बार फ्लाइंग फॉक्स से यूक्रेन ने हमला किया है। फ्लाइंग फॉक्स यूक्रेन का अल्ट्रा लाइट विमान है। यूक्रेन के इस हमले में 10 से ज्यादा अपार्टमेंट तबाह हो गए। हमले के बाद अपार्टमेंट में कई लोगों के फंसे होने की खबरें आई। बेलग्रोद में रूस के ड्रोन लॉन्चिंग बेस पर यूक्रेन ने हमला किया है। ड्रोन कंट्रोल पॉइंट को अटैक ड्रोन से टारगेट किया है। यूक्रेनी ड्रोन ने घर में घुसकर ऑपरेटर्स को निशाना बनाया। रूस के वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने तबाही मचाई है। रूस की रिफाइनरी फैसिलिटी को हिट किया है। रिफाइनरी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमलों का रूस ने करारा जवाब दिया है। रूस अलास्का समिट से पहले मिसाइल शक्ति प्रदर्शन में जुटा हुआ है। रूस ने स्कैंडर 2 मिसाइल का टेस्ट किया है। स्कैंडर 2 के एक्सपेरिमेंटल वर्जन का परीक्षण किया है। मिसाइल की मारक क्षमता और टारगेट की जांच की गई है। रूस की स्कैंडर 1 मिसाइल परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। स्कैंडर 2 इसका घातक वर्जन माना जा रहा है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले का ब्लूप्रिंट आप देख चुके हैं। आपने युद्ध के ताजा विध्वंसक हालात भी देखे हैं। रूस रुकने को तैयार नहीं है, यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ये सब जानते हुए भी सीजफायर की उम्मीद पाले। इस बार नोबेल पाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनका यह सपना टूटने के पूरे आसार बन चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप अकेले हैं, यूरोप उनके साथ नहीं है। जेलेंस्की उनकी बात सुनेंगे ऐसा लगता नहीं है कि जेलेंस्की को यूरोप का पूरा समर्थन है। तो क्या पुतिन सिर्फ ट्रंप से मिलकर युद्ध रोक सकते हैं?
सोचने वाली बात। आज की एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और ये बहुत बड़ी खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। TV9 इसकी पूरी डिटेल आपको लेकर आया है और आगे भी हम इसको कवर करते रहेंगे। हम बात किश्तवाड़ की कर रहे हैं। उत्तराखंड के धराली को तबाह करने के बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कुदरत ने कहर बरपाया है। आज दोपहर करीब 12 बजे किश्तवाड़ के चिशौती गांव में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तस्वीरें देखिए आप जरा यहां पर। इस घटना में अब तक CISF के 2 जवानों समेत 46 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त में हुआ है जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा पर निकले थे और चशोटी गांव में रुके हुए थे। आपको बता दें कि चशोती गांव इस यात्रा का पहला पड़ाव है। वहां टेंट्स लगे थे, लंगर चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर बादल फटने के बाद तबाह हुए चशौती गांव की तस्वीरें हैं। ध्यान से देखिए। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने गांव के एक बड़े हिस्से को बहा दिया है। उस हिस्से में आपको एक नदी जैसी नजर आ रही होगी। ये वीडियो देखिए, इसका एम्बियंस जरा आप करिए। यहाँ पे लोगों की चीख पुकार साफ सुनाई दे रही है। पहले वो एक घनी आबादी वाला इलाका था, लेकिन बादल फटने के बाद सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। अब ये तस्वीर देखिए, सैलाब की तुरंत बात की है। गांव में तबाही मचाने के बाद पहाड़ों से आया मिट्टी पत्थर का सैलाब जब आगे बढ़ा तो लोग चिल्लाने लगे। लोगों में दहशत मच गई और वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस सैलाब ने वहां के कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियां भी मलबे में दबी नजर आई। घटना की खबर मिलते ही प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। जो लोग चिशौती गांव में फंसे थे उन्हें वहां से निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस सैलाब ने गांव के पास के तमाम रास्तों को भी नष्ट कर दिया है। लिहाजा लोगों के बचने के लिए उफनते नाले पर एक लकड़ी का स्थायी पुल बनाया गया है और लोगों को किसी तरह वहां से सुरक्षित निकाला गया है। मौसम खराब होने की वजह से बचाव अभियान में कई तरह की चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू मिशन जारी रखा गया है। इस बीच TV9 भारतवर्ष की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची है। ताजा हालात पर हमारी टीम ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की। रेस्क्यू के ऊपर हमारा फोकस है फिलहाल। रेस्क्यू कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाकी के डिटेल्स आपको हम बता देंगे। और पुलिस को हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल के स्टाफ को या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें मदद करें। अगर एम्बुलेंसेस वगैरह चल रही है उनको इमीडिएट रास्ता दें और उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक पहुंचाने में सारी पब्लिक उसमें सहयोग करे। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदरबनी इलाके में। यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से लैंडस्लाइड जो है वो लगातार यहाँ पर हो रहा है और इस लैंडस्लाइड की वजह से जो पेड़ है वो यहाँ पर गिरे हैं और जो सुंदरबनी से कनेक्ट करता है रजौरी की तरफ वो इस वक्त बंद है। यहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से। छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गांव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग, और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी उनसे बात की, लेकिन वो भी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। इस दर्दनाक हादसे में जान माल के नुकसान की आशंका तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि जिस जगह बादल फटा है वहां एक धार्मिक यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे हुए थे। इस यात्रा का नाम है मचैल माता यात्रा। अब जरा मैप के जरिए समझे कि यह घटना किस जगह पर हुई है। मचैल माता मंदिर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ये एक अत्यंत दुर्गम और ऊंचाई पर स्थित धार्मिक स्थल है, जो हर साल अगस्त के महीने में मानसून सीजन में ही बेसिकली श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इस मंदिर की पैदल यात्रा शुरू होती है जम्मू के गुलाबगढ़ से, जिसे इस यात्रा का बेस कैंप कहा जाता है। गुलाबगढ़ से मचैल माता मंदिर की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। श्रद्धालुओं को इस यात्रा को पूरा करने में करीब 2 दिन लगते हैं, इसीलिए रास्ते में उनके विश्राम और सुविधा के लिए कई पड़ाव बनाए गए हैं। इन पड़ावों में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव है चिशौती गांव, जहां से मचैल माता मंदिर की दूरी सिर्फ 8.5 किलोमीटर है। इसी गांव में आज दोपहर बादल फटने से तबाही मची और आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।
किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना पर तमाम राजनीतिक दलों ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी लोगों के साथ है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। जरूरतमंदों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी घटना पर गहरा दुख जताया है और कहा है कि उन्होंने किश्तवाड़ की घटना की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दी। वहां से आ रही खबर बहुत गंभीर है और राहत और बचाव के लिए सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है, मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की स्थिति को लेकर बातचीत की है। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर भेज दी गई हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी घटना पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई तबाही के कारण कई लोगों की मौत और कईयों के लापता होने की खबर दुखद है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और लापता लोगों के जल्द मिलने की आशा करता हूं। प्रशासन से आग्रह है कि राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाएं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि प्रशासन का सहयोग और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें। हिमाचल की तस्वीर दिखाते हैं। हिमाचल में भी पिछले कुछ दिनों से बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ताजा घटना हिमाचल के किन्नौर में सामने आई है, जहां ऋषि डोगरी घाटी में बादल फटने से एक बरसाती नाले में सैलाब आ गया और बाद में इसी सैलाब ने सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है। जिस जगह बादल फटा है वहां पास में ही सीपीडब्ल्यूडी का निर्माण कार्य चल रहा था। जैसे ही बरसाती नाले में सैलाब आया तो तुरंत सारे मजदूर वहां से जान बचाकर भाग गए, लेकिन इस सैलाब में कंस्ट्रक्शन वाली कई मशीनें बह गई हैं। कुछ इसी तरह की तबाही बीते रोज हिमाचल के शिमला में भी देखने को मिली थी, जहां रामपुर इलाके में बादल फटने के बाद कई मकान बह गए। बादल फटने के बाद गानवी नदी में आई बाढ़ में 2 पुल भी बह गए। इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। अब भारत चीन संबंधों से जुड़ी वो खबर जिसमें 2 नए डेवलपमेंट को सुनकर ट्रंप को शॉक लग सकता है। पहला डेवलपमेंट यह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। वो सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे। खबरें हैं कि इसके बाद पीएम मोदी एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग जा सकते हैं। उनका यह दौरा अगस्त के आखिरी दिनों में हो सकता है। हालांकि आज जब विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एमईए के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के भाग लेने की ना तो पुष्टि की ना ही खंडन किया। बस इतना कहा कि जब इस बारे में सही समय आएगा तो घोषणा की जाएगी। लेकिन पीएम मोदी की संभावित चीन यात्रा को लेकर दोनों देशों में बज़ बहुत ज्यादा। चीन की ओर से तो बहुत पहले ही इस बारे में बयान जारी हो चुका है, जिसमें गदगद चीन की ओर से कहा गया है कि चीन तियानजिन शहर में होने वाले एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करता है। ये समिट 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन तक चलेगी। ये शिखर सम्मेलन दोस्ती, एकता और अच्छे नतीजों की मिसाल बनेगा। पीएम मोदी अगर चीन गए, जिसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है, तो वर्ष 2020 में गलवान हिंसा के बाद उनका पहला बीजिंग दौरा होगा। 11 वर्ष में प्रधानमंत्री रहते हुए उनका छठा बार चीन का दौरा होगा। पीएम मोदी आखिरी बार वर्ष 2018 में चीन गए थे। इस बार वो चीन जाएंगे तो एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मिल सकते हैं। जिनपिंग से उनकी आखिरी मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान शहर में हुई थी। उस समय ब्रिक्स समिट से अलग दोनों लीडर्स में द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। तब से देखें तो 9 महीने बीतने को हैं। इस दौरान भारत और चीन के संबंधों में बहुत कुछ बदला है। सीमा पर शांति बनाए रखने को लेकर कजान में जो सहमति बनी थी वो आज भी कायम है। जून में भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर भी बातचीत हुई थी। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि आपसी व्यापारिक सहयोग बढ़े और डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू हों, जो कि गलवान हिंसा के बाद से ही बंद है। इस खास मुद्दे पर
प्रगति भी हुई है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस को अक्टूबर से शुरू होने वाले विंटर सीजन तक चीन के लिए उड़ानें तैयार करने का निर्देश दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू करने की घोषणा भी इसी एससीओ समिट में हो सकती है। यह बड़ा कदम दोनों देशों के बीच पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। अब आते हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा पर, जो कि अगले हफ्ते से शुरू हो रही है। वो 18 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन भारत आएंगे। यहां वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मिलेंगे। उनसे 1-to-1 टॉक होगी। पिछले साल NSA डोभाल चीन गए थे। उस समय दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि जमीन पर शांति बनाए रखेंगे ताकि दोनों देशों के बीच सामान्य विकास न रुके। अब वांग यी की दिल्ली यात्रा उसी सिलसिले में अगला कदम है। ये माना भी जा रहा है कि दोनों की मुलाकात में बॉर्डर के मुद्दे पर बात हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में विस्तार से बताया है। NEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा, हम चीनी पक्ष के साथ सभी व्यापारिक मुद्दों, मार्गों, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा, हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा और सिक्किम में नाथुला दर्रा से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने के लिए संपर्क में है। इस बारे में जब कोई अपडेट होगा तो देश को सूचित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखें, भारत चीन पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकता है, लेकिन वैश्विक उठापटक के बीच चीन के साथ संबंधों में सुधार एक सकारात्मक संकेत है। टैरिफ युद्ध के बीच भारत चीन के संबंध में ये सभी डेवलपमेंट्स ट्रंप के लिए संकेतों में जवाब साबित हो सकते हैं। अब एक अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। बिहार से दिल्ली तक SIR पर जारी सियासी तूफान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कल की सुनवाई के बाद चुनाव आयोग राहत महसूस कर रहा था, लेकिन आज उसे फटकार का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख नाम सार्वजनिक करने के लिए कहा है। यह सूची 19 अगस्त तक वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। चुनाव आयोग को नाम हटाने का कारण भी बताना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड को एक स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करेगा। सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा कि मृत या जीवित पर गंभीर विवाद है, ऐसे में लोगों की जानकारी के लिए क्या व्यवस्था की गई है ताकि परिवार को पता चल सके कि उनके घर के सदस्य को लिस्ट में मृतक के तौर पर शामिल किया गया है। चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया है कि वो सभी मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डालता है। हालांकि वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा है कि गोपनीयता के नजरिए से सर्चेबल विकल्प ठीक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब नाम साइन बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते हैं। इसमें परेशानी क्या है? यानी वेबसाइट पर एपिक नंबर से हटाए गए लोगों की जानकारी देखी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसीलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। चुनाव आयोग 3 दिन में बताए कि पारदर्शिता के लिए क्या कदम उठाने जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगी। कोर्ट के कड़े रुख ने विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का बड़ा मौका दे दिया है। RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी मांगों पर मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं SIR के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SIR का विचाराधीन है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि विपक्ष को कौन सा राजनीतिक SIR का संक्रमण रोग लग गया है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं। विपक्ष न केवल चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विचारण पर भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर राजनीतिक टिप्पणी किया जा रहा है। यह दुखद है। चुनाव आयोग सही माने में सत्ता प्रतिष्ठान से गाइड होकर के दुरुपयोग कर रही है। अब तो गुजरात के लोग आते हैं यहां वोटर बन जाएंगे,
अब वोटर बन जाने के बाद में वोट डालेंगे, फिर जो है चुनाव आएगा गुजरात में, तो यहां से नाम कटा करके वहां भी जाके बन जाएंगे। और अब बात करते हैं धोखाधड़ी के एक हाई प्रोफाइल केस की। जब मैं हाई प्रोफाइल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा किसी हाई प्रोफाइल शख्स के साथ धोखाधड़ी हुई है, लेकिन ये मामला थोड़ा उल्टा है। इस केस में जिन लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है, असल में वो लोग हाई प्रोफाइल हैं, या यूं कहिए कि सेलिब्रिटी हैं। इन आरोपियों के नाम हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। राज कुंद्रा अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। खैर, इन दोनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है दीपक कोठारी नाम के शख्स ने। दीपक का आरोप है कि साल 2015 में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी के लिए उनसे 60 करोड़ रुपए लिए। दीपक के मुताबिक पहले यह रकम लोन के तौर पर लेने की बात हुई, लेकिन बाद में दीपक को कहा गया कि वो शिल्पा और राज की कंपनी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करें ताकि टैक्स की बचत हो पाए। दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट भी साइन हुआ, जिसमें लिखा गया कि 60 करोड़ की यह रकम 5 साल के अंदर 12% प्रॉफिट के साथ दीपक को लौटाई जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद बेस्ट डील टीवी को महज 1 करोड़ के लिए दिवालिया घोषित कर दिया गया और मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में पहुंच गया। दीपक कोठारी का आरोप है कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनके 60 करोड़ रुपए अपने निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि 9 साल तक वो अपने पैसे वापस लेने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं तो उन्होंने सबसे पहले जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत की और फिर केस ट्रांसफर हुआ मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को। करीब 1 साल तक चली प्रारंभिक जांच के बाद अब आर्थिक अपराध शाखा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के मुताबिक शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने उनसे करीब 60 करोड़ रुपए निवेश के नाम पर लिए, जिस पर 12% का उन्हें जो है वो रिटर्न मिलना था, लेकिन ना तो पैसा ही आया ना तो रिटर्न्स आए। यह करार 5 साल का करार था, लेकिन 9 साल बीत जाने के बावजूद भी शिल्पा ने ना तो राज ने किसी भी प्रकार का भुगतान किया। एवरी सिंगल रुपी, हर एक आने पैसे का पैसा जो है हमारे बैंक अकाउंट से उस कंपनी के बैंक अकाउंट में गया हुआ है। इसकी पूरी डिटेल एफआईआर में भी दी गई है और ये पूरा पैसा जो है उनके कंट्रोल्ड कंपनी के बैंक अकाउंट में गया है। 2015 ऑनवर्ड्स ट्रांजैक्शन हुए, 2017 से आज देते कल देते का सिलसिला चालू हुआ। फिर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हम अब्रॉड है, ये कर रहे थे। ये केस ऐसा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी में मेरे क्लाइंट्स ने भी पैसे लगाए, खुद का घर गिरवी रख के पैसे लगाए उसमें, और जो कंप्लेनेंट है उन्होंने भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है इसमें। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। हर डिसीजन कंपनी का ये साथ में लिया गया है। हर साल की बैलेंस शीट्स है, ऑडिट्स है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका बकायदा 1-1 रुपए का हिसाब रखना पड़ता है। अब जब ये सारी बातें रिकॉर्ड पे है इतने सालों से, तो एक पिछले 8-10 साल में तो कंप्लेंट नहीं हुई। एक डिले है इसमें, काफी बड़ा डिले है। पहुंचे आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आने वाले दिनों में संभावित है कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग जो है वो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को समन करे।